Hello students, I am myself DK Jha, chemistry faculty. You are most welcome on my channel Chemistry Funda. Today we are going to discuss about chemical equilibrium. लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में आप लोगों को बताया था Kp एंड Kc के बीच का रिलेशन। तो मैं वहीं से एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं कि हमने रिलेशन निकाला था Kp इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा Ng। ठीक है, डेल्टा Ng। और तीन केस लिया था कि इफ डेल्टा Ng इक्वल टू 0 देन Kp इक्वल टू Kc। सेकेंड केस, इफ डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 then Kp greater than Kc। and third case, if delta Ng less than 0 then Kp less than Kc। अब सवाल उठता है कि इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एप्लीकेशन क्या होगा, कैसे आप इसको एप्लीकेशन के हिसाब से करें। इसको सिंपल सोचो कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो K इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, P बाय आर। K इक्वल टू P बाय आर। और K का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है। K का वैल्यू कम है, इसका मतलब रिएक्टेंट कम है। तो K को जो आप अप्लाई करेंगे, आप ये समझ लो कि स्टेबिलिटी ऑफ K की स्टेबिलिटी की यदि आप बात करते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ K से नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज। रिएक्टेंट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज K, अच्छा रिएक्टेंट R जितना ज्यादा होगा तो K का वैल्यू उतना कम होगा। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज, K डिक्रीजेज। वन पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज, K इंक्रीजेज। इसका मतलब बेटा ये हो गया कि रिएक्टेंट जितना ज्यादा स्टेबल होगा K का वैल्यू उतना कम होगा, और प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल होगा K का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। नोट डाउन करो इसे आप। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि हम कांस्टेंट का कैसे यूज करें। तो हमने एक एग्जांपल लिया कि 2AB गैस है, इससे बन रहा है A2 गैस प्लस B2 गैस, और K1 का वैल्यू गिवन है 1 इंटू 10 टू द पावर 15। सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास कि 2AB2 गैस है, इससे बन रहा है A2 गैस प्लस 2B2 गैस। K2 given at 2 into 10 to the power 10. So from the equation, it is clear that K1 is greater than K2. K1 is greater than K2. इसका मतलब K1 का प्रोडक्ट K2 के प्रोडक्ट से ज्यादा स्टेबल है। उल्टे आप समझ सकते हैं कि K2 का रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। That means कि AB2 gas is more stable. AB2 gas is more stable than AB gas। AB gas नोट करो आप इसे। बच्चों अब हम देख रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं
जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले आप लिखो हेडलाइन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट कर सकता है। अच्छा, तो सबसे पहला फैक्टर मैं यहां पे ले रहा हूं टेम्परेचर। सबसे फर्स्ट फैक्टर यहां पे लिया जा रहा है टेम्परेचर। टेम्परेचर का बेटा यहां पे क्या रोल होगा वो हमें देखना होगा। एक वेन टॉप इक्वेशन है, वो आप ध्यान में रखोगे कि log K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 बाय T1 इंटू T2। ठीक है, ये वेन टॉप इक्वेशन है, ये है वेन टॉप इक्वेशन। यहां पे डेल्टा एच हो गया आपका एंथैल्पी चेंज, K1 and K2 are equilibrium constant. K1 and K2 are constant at temperature T1 and T2। R को आप लोग बेहतर तरीके से जानते ही हैं कि R इक्वल टू होता है गैस कांस्टेंट। R इक्वल टू होता है गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो वेन टॉप इक्वेशन है log K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 बाय T1 इंटू T2। डेल्टा H क्या है? एंथैल्पी चेंज, थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स में पढ़े होंगे। K1 and K2 are constant at temperature T1 and T2 R equal to gas constant। इससे पहले कि मैं इसको डिराइव करूं और कुछ केसेस बताऊं, मैं थोड़ा सा आपको एंथैल्पी के साइन कन्वेंशन को बता देता हूं कि मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और Q हीट रिलीज हो रहा है, दैट मींस कि ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यस और नो? ठीक, लेकिन एंथैल्पी का जो साइन होगा डेल्टा एच, ये माइनस क्यू होगा। फिर हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिया और यहां पे माइनस क्यू मतलब हीट देना पड़ रहा है, दैट मींस कि ये हो गया आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो एंथैल्पी का साइन हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस क्यू। बेटा आप यहां पे देख रहे हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी आ रहा है आपका माइनस क्यू, निगेटिव साइन दे रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये दे रहा है प्लस क्यू। ठीक है, ये दे रहा है प्लस क्यू। इस साइन कन्वेंशन को आप ध्यान में देते रहना। अब मैं T1 और T2 को वैरी करवाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे किस टाइप से अफेक्ट हो रहा है। आप लोग इसको कॉपी पे नोट डाउन करें। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हमने देखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H हो रहा है नेगेटिव और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H आ रहा है पॉजिटिव। अब करो कुछ मत, बस इसका टेम्परेचर का हमें रिलेशन दिखाना है। तो हमने रिलेशन ले लिया log K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 बाय T1 इंटू T2। अब इसमें केस इंपोज कर दो।
सबसे पहले आप ले लो एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव। ओके, अब हम यहां पे केस ले रहे हैं। केस में आप डाल दो यहां पे कि केस ले लो आपकी इफ T2 ग्रेटर देन T1, यदि फाइनल टेम्परेचर को इनिशियल टेम्परेचर से इंक्रीज कर दिया जाए बेटा, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू पॉजिटिव। T2 माइनस T1 क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। दैट मीन्स व्हाट? यहां से आप बता सकते हो इन दैट कंडीशन log K2 अपॉन K1 इक्वल टू पॉजिटिव, डेल्टा एच ऑलरेडी पॉजिटिव है, इनटू पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। हेंस यहां से पता चल रहा है कि K2 ग्रेटर देन K1, K2 ग्रेटर देन K1। नोट करो आप, K2 ग्रेटर देन K1। K2 ग्रेटर देन K1, इसका मतलब हो गया कि इन केस ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस या इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन as temperature increases value of K also increases, K का वैल्यू उसके साथ ही इंक्रीज कर जाएगा। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कांस्टेंट K का वैल्यू बढ़ जाएगा। नोट डाउन करो इसे। अब हम देखते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए बेटा यहां पे लिख लो log K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 बाय T1 इंटू T2। ओके, हमने प्रोसेस ले लिया है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक ले लिया, इसका क्लियर कट मतलब है कि डेल्टा एच हमारा हो जाएगा निगेटिव, डेल्टा एच हो जाएगा निगेटिव। ठीक है बेटा, अब आप टेम्परेचर बढ़ा करके देख लो। अब आप टेम्परेचर बढ़ाओ, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे व्हेन T2 ग्रेटर देन T1, टेम्परेचर बढ़ा दो, क्या दिक्कत है, बढ़ा दो। व्हेन T2 ग्रेटर देन T1, so T2 minus T1 equal to positive। अच्छा, hence log K2 upon K1 equal to negative into positive equal to negative। hence इससे पता चल रहा है कि K2 is less than K1। कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स क्या करो वीडियो पे। कोई भी क्वेश्चन डॉट में हो रहा है, आईआईटी से हो, नीट से हो, जेई मेंस से हो, एडवांस से हो, कहीं से भी हो, आई एम हियर। ठीक है, K2 लेस देन K1, K2 लेस देन K1। अब यहां पे क्या हो गया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो K का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है बेटा। यहां पे पॉइंट बना लो, एसर्शन रीजन जो पूछा जाता है नीट एग्जाम में या जेई मेंस में या जेई एडवांस कहीं पर भी, वो इसी टाइप के क्वेश्चन यहां से अराइज होंगे। तो आप यहां पे ऐसे समझ लो कि यहां पर हमने पॉइंट डाल दिया कि इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन
as temperature increases, as temperature increases, the value of K, the value of K decreases. K का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, K का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर? तो हमने देख रहे थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K को कौन कौन सा फैक्टर किस किस टाइप से अफेक्ट कर सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, किस किस टाइप से अफेक्ट कर सकता है। तो ठीक है, हमने ये केस लिया। अब आप इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड फैक्टर देखते हैं क्या होगा, फिर थर्ड देखते हैं। नोट कर लो। सेकेंड फैक्टर कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रही है, सिंपल पॉइंट ही बता रही है। सेकेंड फैक्टर हमें बता रहा है कि हम रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उससे के कैसे इफेक्टेड होगा। कि जैसे आप मान लो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। ओके, मान लो कि यहां पे हो रहा है, सॉरी, a plus b will give you c plus d। तो इसका जो Kc लिखोगे आप, क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, इसको 1 मान लिए। मान लो रिएक्शन को रिवर्स कर दिए, क्या दिक्कत क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो। तो बेटा C plus D will give you A plus B। न्यू कांस्टेंट मान लो K dash C, K dash C equal to concentration of A into concentration of B by concentration of C into concentration of D। इसको सेकंड मान लो। आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जो रिलेशन आ रहा है हमारा, वो आ रहा है K डैश C इक्वल टू 1 बाय KC, 1 बाय KC। इसको मान लो केस A, सेकेंड का A केस मान लो, 1 बाय KC, 1 बाय KC। ठीक है, नोट डाउन करो। यदि इसी में हम कुछ इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, बी मान लो कि ए से बी बना, कांस्टेंट है K1, बी से सी will give constant K2, C से D will give constant K3, D से E will give constant K4। ओके, नो प्रॉब्लम। आपसे पूछा जाएगा कि बेटा A से डायरेक्ट E जा रहा है और इसका कांस्टेंट K है, तो हाउ कैन यू कोरिलेट, कैसे इसको रिलेशन में लाओगे? बहुत ही सिंपल है। क्लास 11 का स्टूडेंट हो, 12 का हो, आईआईटी का हो, नीट का हो, कहीं का भी हो, बहुत सिंपल वे में समझ सकता है कि K1 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, K2 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B। यस और नो? यस। K3 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ D, सॉरी, concentration of D upon concentration of C, and K4 equal to concentration of E upon concentration of D। K equal to क्या हो जाएगा? concentration of E upon concentration of A। अब आप बताओ कि यहां से हम लिख सकते हैं कि K इक्वल टू
K1 into K2 into K3 into K4 मल्टी स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। ए से ई में जाने में मल्टी स्टेप का यूज हो रहा है, मल्टी स्टेप रिएक्शन समझ सकते हो। तो K इक्वल टू K1 B बाय ए, C बाय बी, D बाय सी, E बाय डी। अब बेटा यहां पे देखो कि B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, D से D कैंसिल, तो K इक्वल टू बच क्या रहा है? E बाय ए। दैट मींस प्रूव कि मल्टी स्टेप रिएक्शन में कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिए तो रिलेशन आ गया। K इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। राइट इट। अब इसी में हम चर्चा करते हैं कि सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाए, सी पार्ट, कि मान लो आपने लिया ए से बी और कांस्टेंट है K1 और फिर लिख दिया 2a से 2b, कांस्टेंट है K2। तो K1 इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ B बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। और K2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ B स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर। दैट मींस कि K2 इक्वल टू K1 का होल स्क्वायर। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 2 3 4 5 6 1 by 2 1 by 3 1 by 4 कुछ भी आ जाए। हमें क्या करना है कि जैसे सपोज कर लो हमने लिया Na से Nb, तो Kn इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर n बाय कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n। सो Kn इक्वल टू K1 टू द पावर n। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, K1 टू द पावर n, K1 टू द पावर n। नोट करो इसे, K1 टू द पावर n। अच्छा ठीक है, नोट हो गया होगा। डी, डी में आप क्या करो कि मान लो दो अलग अलग रिएक्शन है और उस दोनों रिएक्शन को ऐड करके एक थर्ड रिएक्शन तैयार किया जा रहा है, तो फिर कांस्टेंट का रिलेशन कैसे होगा? पहले ये नोट कर लो बेटा। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन जो हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया हूं, यहां पे आप देखो कि हमने लिया हूं SO2 गैस। ये O2 हाफ O2 से रिएक्शन करके SO3 दे रहा है और इसका कांस्टेंट है K1। सिमिलरली NO2 गैस N दे रहा है रिएक्शन करके NO गैस प्लस हाफ O2, इसका कांस्टेंट है K2। दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, SO2 प्लस NO2 तो बन रहा है SO3 और NO गैस बन रहा है। ठीक है, बन रहा है। तो हमारा जो K होगा, ये K का रिलेशन कैसे आ जाएगा? अच्छा, O2 O2, तो ये K का जो रिलेशन हो जाएगा बेटा यहाँ पे K इक्वल टू हो जाएगा K1 इंटू K2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, K1 इंटू K2, K1 इंटू K2। नोट डाउन। अब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। फैक्टर्स which does not affect equilibrium constant, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो सारा फैक्टर जिस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है। पहला ले लो आप
concentration of reactant and product, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड फैक्टर ले लो वॉल्यूम, इसके कारण भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड फैक्टर ले लो प्रेशर, प्रेशर में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ फैक्टर इसमें आप ले लो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के कारण भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक फैक्टर ले लो आप प्रेशर ऑफ इनर्ट मटेरियल, प्रेशर ऑफ इनर्ट मटेरियल, ये जो फैक्टर आप देख रहे हैं जिसके कारण इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सारे फैक्टर कौन कौन है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसके कारण इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफेक्टेड नहीं होगा, वॉल्यूम अफेक्टेड नहीं होगा, प्रेशर अफेक्टेड नहीं होगा, कैटलिस्ट अफेक्टेड नहीं होगा, और प्रेशर ऑफ इनर्ट मटेरियल, इनर्ट मटेरियल के भी जो प्रेशर है उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफेक्टेड नहीं होगा। नोट डाउन करो। एक ही बात समझ लो नटशेल में कि द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, the value of equilibrium constant depends only on temperature। ये सब टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। तो आज हम लोगों ने अभी तक जो देखा हो उसमें केपी केसी का रिलेशन और केपी केसी के रिलेशन के साथ बेंट ऑफ इक्वेशन log k2 अपन k1 इक्वल टू डेल्टा h अपन 2.303 r t2 माइनस t1 अपन t2 t1 into t2। अच्छा, एक्सोथर्मिक के साथ क्या होगा, एंडोथर्मिक के साथ क्या होगा? एंडोथर्मिक में हम लोगों ने क्या देखा था कि टेम्परेचर बढ़ने से कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज करता है। एक्सोथर्मिक में क्या देखा था? टेम्परेचर के बढ़ने से कांस्टेंट का वैल्यू डिक्रीज करता था। फिर कई सारे रिलेशन यहाँ पे देखे, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन करें। थैंक यू। इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।